इंजीनियरिंग में आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया है, एमटेक भी किया है, आपने बीटेक किया, एमटेक किया, इतनी सारी टेक्निकल डिग्रीज लेने के बाद आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का क्यों सोचा? सर, मेरा मानना है कि कोई भी विषय जो होता है, जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है। ऐसा नहीं है कि अब वो विषय सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान कराता है, बल्कि हमें विविध क्षेत्रों के बारे में बताता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग में बेसिक चीज सिखाई जाती है रिसोर्स यूटिलिटी। मतलब आपके जो भी संसाधन है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, आपको उनका समुचित प्रयोग करना है और सोशल जस्टिस करना है। मान लीजिए मैं प्रशासन में जाता हूँ, भले पुलिस सेवा में जाता हूँ या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाता हूँ, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग में जो मैंने सीखा है, अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे भारत सरकार की आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो किस तरह लोकल अवेलेबल मटेरियल का यूज करके मैं कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट चला सकता हूँ। या मान लीजिए पुलिस में कोई जेल वगैरह का निर्माण हो रहा है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ बनाया जा रहा है, तो मैं उसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं, या कोई चीज उसमें सामग्री कैसी प्रयोग की गई है, रोड बन रही है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो मैं उसको समझ सकता हूँ। बट आपको लगता नहीं है कि भारत में अभी अच्छे सिविल इंजीनियर्स की बहुत कमी है? एडमिनिस्ट्रेटर्स तो अच्छे आज भी मिल रहे हैं हमें, लेकिन अच्छे सिविल इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं। इसको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ज्ञान हो। आजकल आप जैसा आपने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जी जी, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, आपको मेगा ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, तो आपका जो ये ज्ञान है उस एरिया में ज्यादा रेलिवेंट है बनिस्बत की एक सिविल सर्वेंट होने के नाते जो आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे समाज के लिए। ये सर, मैं मानता हूँ कि ये चीज है, और मुझे लगता है हर दौर में हमें अच्छे प्रशासक, अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रोफेसर और अच्छे सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। जहां तक चूंकि ये सिविल सेवा ऐसा क्षेत्र है जो आप किसी के लिए भी खुली हुई है, कोई भी स्नातक व्यक्ति इसमें आ सकता है, तो मुझे लगा जो भी मेरा ज्ञान है या जो भी तकनीकी ज्ञान है, मैं उसको इस क्षेत्र में बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकता हूँ। और ये जो विविधता देता है, जो चुनौतियों भरा क्षेत्र ये हमें उपलब्ध कराता है, मुझे लगता है कि अगर मैं इस क्षेत्र में आता हूँ तो मैं बेहतर तरीके से अपने ज्ञान को इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस सेवा को चुना। आप यूपी के रहने वाले हैं ना? यस सर। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया यस गया, और आपके जो इंजीनियर्स हैं और वहाँ पे एक आपको नेशनल हाईवे या रोड, स्टेट हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और एक इसका रोड ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। यस सर। रोड ओवर ब्रिज का आपके डिपार्टमेंट ने एक डिजाइन दिया आपको। यस सर। कि सर आप इसको अप्रूव कर दे इस डिजाइन को। जी जी। उस डिजाइन को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं साहब, इसका पियर अरेंजमेंट सही नहीं है, या इसका और भी जो तकनीकी ज्ञान है आपके पास वो सही नहीं है, तो आप किस तरह से आप इसको अप्रूव करेंगे? क्या आप बताएंगे कि नहीं साहब इसमें टेक्निकल फ्लॉज ये सब है, इसका अरेंजमेंट ठीक नहीं है, इसका या इसका डेप्थ जो आप दे रहे हो पिलर का वो सही नहीं है, या फिर आप दूसरे पहलुओं को देख के उसको अप्रूव करोगे? सर, जब भी ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई चुनौती मेरे सामने आएगी, तो पहले जो भी कंसर्न लोग हैं उस प्रोजेक्ट से, मैं उनको बुलाऊंगा। वो हमारे इंजीनियरों की टीम हो सकती है, विशेषज्ञों की टीम हो सकती है, और मैं बताऊंगा कि ऐसी ऐसी खामी मैंने इसमें पाई है, आपकी इस पे क्या राय है। और फिर हम एक अपनी कॉमन राय बनाकर उसको आगे भेजेंगे कि चूंकि ये फुट ओवर ब्रिज है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ब्रिज है, उसके नीचे बहुत सारा ट्रैफिक जाता है, अगर कोई भी दुर्घटना भविष्य में हो जाती है तो न सिर्फ वो मेरे विभाग के लिए बल्कि समस्त जो जनता है, नागरिक है रहने वाले, वहां के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन सकती है। तो इस पर बहुत संवेदनशील। लेकिन आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप तो जिले के मालिक हैं। जी जी। आपका वर्ड जो है वो कानून है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। जी जी। आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप कह ही सकते हैं कि नहीं साहब ये ड्राइंग तुम्हारा सही नहीं है, डिजाइन सही नहीं है। जी जी। डिजाइन चेंज करके तुम लाओ तभी मैं अप्रूव करूंगा उसको। जी, मैं बिल्कुल कहूंगा। और लेकिन मैं हो सकता है मेरी राय गलत हो, इसके लिए मैं विशेषज्ञों की भी राय लूंगा कि इसमें क्या सही हो सकता है, क्या हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जिससे प्रोजेक्ट भी ना रुके और स्मूथली काम भी हो जाए और काम भी आगे बढ़ जाए। तो इस तरह की कुछ अप्रोच होगी, और जहां पे भी मैं कोई गलती पाऊंगा तो उसके लिए मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये चीज यहाँ पे गलत है और इसको इस तरीके से होना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय बताएं तो जिससे हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ पाए। तो आप राय लेके तब सुधार करेंगे? जी। स्वयं आप कॉन्फिडेंस आपको नहीं है कि नहीं मैं तो टेक्नोक्रेट हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ? सर, मैं समझूंगा, पर मैं अभिमान में नहीं आऊंगा कि मैं तो इतनी ज्ञान लिया है तो मैं ही करेक्ट होऊंगा, ऐसा नहीं सोचूंगा। कुछ छोटी चीजों में मुझे पता है ये गलत है तो मैं उसको गलत करके सुधार लूंगा, मगर अगर कोई कंसेंसस बनाने वाली चीज है तो मुझे लगता है कि अपनी टीम की मैं राय लेकर एक बेहतर नतीजे पे पहुंच पाऊंगा। आपने सोशियोलॉजी क्यों ऑप्ट किया?
सर पहले जब विषय का चयन करना था तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग के साथ ही विषय का चयन किया, परंतु मैंने पाया कि मैं अपने आप को थोड़ा सा सहज नहीं महसूस कर रहा था। तो मैंने सीनियरों से मिला, मित्रों से मिला, तो उन्होंने मुझे और सब्जेक्ट सजेस्ट किए। फिर मैंने सोशियोलॉजी को लिया। सोशियोलॉजी को क्यों लिया, ये प्रश्न अगर आए तो फिर सर वो इस वजह से कि कोई अन्य विषय लेता तो उसमें मुझे कहीं शून्य से शुरुआत करना पड़ता, परंतु समाजशास्त्र के साथ ये है कि आपको शून्य से शुरुआत नहीं करना पड़ती है। आप समाज में ही रहते हैं, परिवार जैसी संस्थाएं, धर्म जैसी संस्थाएं, जाति, ये तमाम चीजों से आपका वास्ता होता रहता है। तो मैंने इस सब्जेक्ट के ज्यादा करीब पाया और प्रशासन से जुड़ा हुआ पाया, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को लिया। किस भारतीय समाजशास्त्री ने आपको इम्प्रेस किया है? सर भारतीय समाजशास्त्री मुझे लगता है एम.एन. श्रीनिवास जी से मैं ज्यादा इम्प्रेस हूँ। कौन सी थियरी है एम.एन. श्रीनिवास साहब की जो बहुत ही पॉपुलर थियरी रही है? संस्कृताइजेशन की, संस्कृतिकरण, ये थ्योरी है। डोमिनेंस कास्ट की भी थ्योरी है। ब्लीड विथ डिग्निटी क्या है ये? सर ये एक सोशल कॉज है। अभी आजकल बातचीत भी इस पे होती है। ये महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन से संबंधित एक चीज है, जिसमें उसको सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं टैबूज, जिसकी बात हम नहीं करते हैं समाज में। और मैंने एक न्यूज पढ़ी सर, जो वेस्टर्न यूपी के बागपत शहर की महिला थी, जो सैनिटरी पैड न होने की वजह से वो जो क्लॉथ यूज करती थी, उसकी वजह से आयरन हुक की वजह से उनका इन्फेक्शन हो गया और डाइट कर गई। तो ये एक ब्लीड विद डिग्निटी की आपकी जो ब्लीडिंग है ये आपकी डिग्निटी है, ना कि कोई अपमान है, इसको छुपाए नहीं। इसलिए लो कॉस्ट सैनिटरी पैड उनको उपलब्ध कराने का हम 4 से 5 लोगों का और हम एक मथुरा से एक जो लो कॉस्ट पे सैनिटरी पैड बनाती है संस्था, उससे बातचीत करके उनको लो कॉस्ट पे उपलब्ध कराते हैं। अभी चूंकि फाइनेंशियल रिसोर्स हमारे पास उतने नहीं है, इसलिए जब कभी मैं आगे किसी पद पे पहुंचूंगा और मेरे पास बेहतर लोगों से जुड़ाव होगा तो उस नेटवर्क के माध्यम से मैं इस कॉज को और आगे बढ़ाने की कोशिश। अरे कोई पिक्चर भी आई इस पर? यस सर, अभी हाल ही में पिक्चर आई है जिसका नाम है पैडमैन, और अक्षय कुमार साहब ने उस पर काम किया। डायरेक्टर कौन थे इसके? सर माफ करिएगा, डायरेक्टर नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, ब्रीड विद डिग्निटी, उसके बाद आप अभी ट्रेनिंग में हैं नैनीताल में। कितने डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में? सर 13 डिस्ट्रिक्ट 13 है जी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपके पोस्टिंग के लिए अच्छी है? सर मुझे लगता है कि मेरी पोस्टिंग के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट अच्छी होगी, क्योंकि जब हम राज्य को सेवाएं दे रहे होते हैं तो हम लोग तहसील या ब्लॉक या जिला स्पेसिफिक नहीं हो पाते। जहाँ भी सेवाओं के लिए दिया जाएगा मैं उसके लिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो काफी बड़ा है और कौन छोटा है? सर डिस्ट्रिक्ट के देहरादून डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है, काफी हरिद्वार है। प्लानर में अगर आप जाएंगे तो उधम सिंह नगर है, हरिद्वार, देहरादून, ये समतलीय क्षेत्र है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। गंगा यहाँ पे प्रवेश करती है समतल क्षेत्र। ऊपर उत्तरकाशी चले जाएंगे, चमोली चले जाएंगे। जनसंख्या कितनी है उत्तराखंड की? उत्तराखंड की जनसंख्या सर 1 करोड़ के आसपास है। सेक्स रेशियो? सर माफ करिएगा, लिंगानुपात मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। लिटरेसी रेट याद है आपको उत्तराखंड की? क्योंकि आप जहाँ पे आप पोस्टिंग होगी आपकी कुछ दिन के बाद। सर मुझे अंदाजा है 70% के आसपास है, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। इसी तरह मुझे लिंगानुपात में भी 910 या 12 के करीब है। अच्छा, ये समाजशास्त्र की भी बात हुई जी सर, और आपने संस्कृताइजेशन के बारे में, डोमिनेंट कास्ट भी बात की, इवन की लेट लैंड ग्रेड ट्रेडिशन है, लेट लैंड ग्रेड ट्रेडिशन है, जी जी यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोक्लाइजेशन है। जी 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 अगर ये सारी चीजें हम देखें थियरी जी और उत्तराखंड को देखें जी, तो हम क्या पाते हैं वहाँ के समाज में? कुछ इस तरह की चीजें हमें मिलती हैं, इन सब के द्वारा हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये सर बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे संस्कृतिकरण की ही धारणा है, तो जिसमें एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि कुछ जातियां होती है जो गैर हिंदू हैं या पिछड़ी जातियां हैं, वो ऐसी प्रवृत्ति अपनाती हैं, सांस्कृतिक चीज अपनाती हैं जो उच्च जाति। कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे उत्तराखंड से मांग रहा हूँ। उत्तराखंड में जैसे कि कुछ जातियां हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों की, उन्होंने सवर्णों की तरह सांस्कृतिक चीजें अपनाई और उनके अंदर उन्होंने यज्ञोपवीत धारण करना शुरू किया। कुछ लोगों ने मदिरापान करना छोड़ा, मांस छोड़ा। इस तरीके की जातियां हैं वहाँ पे। संस्कृतिकरण इस तरह का दिखता है। जहां तक बात यूनिवर्सलाइजेशन या पैराकोलाइजेशन की या ग्रेट ट्रेडिशन, लेट ट्रेडिशन, मैकम मेरिट का सिद्धांत है, तो उसमें ये होता है कि कुछ फोक चीजें हैं, जो फोक गीत हैं पर्वतीय क्षेत्र के, वो भारत स्तर पे भी सुनाई पड़ जाते हैं या उनका कोई वर्जन सुनाई पड़ता है। ये यूनिवर्सलाइजेशन की थ्योरी होती है। या कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई गीत या कोई चीज प्रचलित हो जाती है, उसका लोकल स्वरूप आप देख सकते हैं गाँव में जाकर कि वहां पे वो अपने रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो वो पैराकोलाइजेशन हो जाता है। इस तरीके की चीजें हमें देखने में मिलती हैं। इमरान, एक क्रिमिनल जस्टिस पर यस सर, अभी कुछ सुधार के बारे में बात हुई है। जी जी। कोई कमेटी, कोई रिपोर्ट, कुछ पता है आपको?
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे मलिमत मलिमत, हाँ। सर मलिमत कमेटी इस पर का गठन किया गया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे। हालांकि उसने क्या रिकमेंडेशन दी है वो मैंने अध्ययन नहीं किया है, अगर मैं अध्ययन करूंगा तो मैं इस अवस्था में होगा कि उसके बारे में बता सकूं। जहां तक बड़े लंबे समय से इस बात की मांग हो रही थी कि हमारे कुछ क्रिमिनल लॉज में कुछ सुधार किए जाएं, कुछ चीजों को सिविल लॉ में बदला जाए, कुछ सिविल चीजों को क्रिमिनल लॉ में लाया जाए, इस तरह की बातचीत हो रही थी। आपने जैसे एंटर किया ये सर, तो मुझे लगा एक कोई पुलिस अफसर आ रहा है, तो क्या ये आपके ट्रेनिंग का नतीजा है? धन्यवाद सर अगर आपको ऐसा लगा। और मुझे लगता है कि मैंने स्वाभाविक ही एंट्री करी थी, जैसे मैं कहीं पे भी अपनी क्लास में भी जिस तरीके से एंट्री करता हूँ उसी तरीके। अच्छा, लास्ट कंक्लूड कर दीजिए, ब्लीड विद डिग्निटी को एक शेर शायरी के साथ कंक्लूड कीजिए। सर मेरी खुद की स्वरचित है, हालांकि मैंने उसे खाप पे लिखा था, लेकिन मैं लिखना चाहूंगा कि मेरे अब्बा तूने दफनाया मुझे चांदी के कफन में, मेरे अब्बा तूने दफनाया मुझे चांदी के कफन में, कसूर सिर्फ इतना था मेरी मोहब्बत गरीब थी, कसूर सिर्फ इतना था मेरी मोहब्बत गरीब थी। और जैसे ब्लीड विद डिग्निटी में एक चीज ये भी है कि गरीबी भी इसका पक्ष है कि कई वजह गरीबी की वजह से हम लोग ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो कि सिर्फ एलिट्स लोग को या होता है। तो उस पर मैंने लिखा हुआ है कि आ रही है आवाज कहीं से रोने की, आ रही है आवाज कहीं से रोने की, जरूर बच्चा कोई भूख से रोया होगा, और पहुंच कर देख जरा आंसू किसी मुफलिस के, पहुंच कर देख जरा आंसू किसी मुफलिस के, बेइंतहा चैन सुकून तुझे हासिल होगा। गुड। भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ज्यादातर जो मुस्लिम हैं वो पहले 90% हिंदू थे, तो किसी न किसी दौर में धर्मांतरण हुआ। जी जी, आपको क्या लगता है कि धर्मांतरण हमेशा बलपूर्वक होता रहा होगा या ज्यादातर जो लेबर बॉन्डेज की प्रॉब्लम है जी जी, या हिंदू सोशल हायरार्की में जो एक निचले पायदान पर दमन की है, उससे एक मुक्ति के लिए लिबरेशन, कन्वर्जन फॉर लिबरेशन जी जी, एंड कन्वर्जन फॉर संस्कृताइजेशन, जी जी, इस पर क्या अध्ययन हुआ है भारतीय समाजशास्त्र में इस पहलू पर? जी मुझे लगता है सर दोनों ही चीज हैं, और दूसरा पक्ष मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि आप जबरदस्ती या जोर दो कितने लोगों को बना सकते हैं। जहां तक आपने बताया कि जैसे हम मुस्लिम धर्म के बारे में बात करें तो जो योगी जी ने बिल्कुल सही बात की है कि जो भारत के मुसलमान हैं अगर उनको देखा जाए तो वो 3 प्रकार के हैं, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ मुसलमान वो हैं जो अपने आप को मध्य एशिया या मिडिल ईस्ट या से जोड़ते हैं और अपने आप को सैयद वगैरह हैं, और जो अर्जाल या दूसरे हैं वो सर कन्वर्टेड हिंदूज हैं जो हिंदू से कन्वर्ट होकर निचली जातियां और मानना की वजह से या चेतना की वजह से या सूफिज्म या भक्ति मूवमेंट का जो दौर था उससे प्रभावित होकर आए। चूंकि इस्लाम एक इगैलिटेरियन समाज की बात करता था, हालांकि सिद्धांत और व्यवहार में चीजें फर्क आ जाती हैं। खुद मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम आप देख सकते हैं और वहां पे भी कास्ट हायरार्की आपको नजर आती है। तो मुझे लगता है ये चीज है। और जो योगी जी ने कहा कि पहले मुस्लिम थे उसके बाद कन्वर्ट हुए, मुझे वक्तव्य में कोई मतलब परेशानी नहीं दिखती है कि इसमें कोई। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में कई नामी गिरामी शायर थे जी, उर्दू के 4 बड़े शायरों में से 3 उनके दरबार में ही थे। जी जी जी, क्या आपको ध्यान है कौन कौन से थे वो शायर? सर माफ करिएगा, मुझे मोहम्मद शाह रंगीला का दौर याद है कि 1719 से 1748 तक थे, परंतु उस दौरान कौन से शायर? जब मीर तकी मीर एक तो उनके जी दरबार जी, में नाम मैंने सुना है मीर। उनके 2 समकालीन शायरों का नाम बता दीजिए, मीर साहब के 2 समकालीन। सर माफ करिएगा, मैंने उर्दू हिस्ट्री थोड़ी सी कम पढ़ी है। अच्छा ठीक है। क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन और क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम, यस सर, अर्थव्यवस्था और मंदी के संदर्भ में, यस सर, और मॉनेटरी स्टिमुलेशन और फिस्कल स्टिमुलेशन, इस तरह के जो मुहावरे हैं, यस सर, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग और मॉनेटरी स्टिमुलेशन, यस सर, अगर इन दोनों में फर्क तलाशा जाए यस सर। तो क्या फर्क है उसमें? सर क्वांटिटेटिव ईजिंग जो हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अखबार में सब चर्चा में विषय में रहते हैं, ये बेसिकली यूएसए से ये टर्मिनोलॉजी आई। क्वांटिटेटिव ईजिंग है कि हम बैंक दरों को घटाकर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ाते हैं जिससे कि निवेश बढ़ सके, लोगों के पास धन आए और वो डिमांड बढ़े उनकी, तो इसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। या इसी को कम किया जाए तो उसे क्वांटिटेटिव टेम्परिंग कहते हैं कि उसे कम कर दिया गया। जहां तक बात मॉनेटरी स्टिमुलस की है कि कई बार सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं कि किसी क्षेत्र में निवेश करके मांग को बढ़ाया जाए,
तो वो स्टिमुलस कहलाता है। और इस तरीके का प्रयास वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया था सरकार द्वारा। क्या आपको लगता है कि आजकल दुनिया करेंसी वॉर के दौर से निकल रही है? इसमें करेंसी वॉर क्या है उसमें थोड़ा सा बता दीजिए, और क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है अभी? सर, करेंसी वॉर ये है कि हर देश चाहता है कि उसकी करेंसी अन्य करेंसी मतलब कि डॉलर के सापेक्ष में मजबूत रहे। और हम देखते हैं कि समय समय पर रुपए के डिप्रिसिएशन की बात आती है, तो डॉलर के सापेक्ष जो रुपए की या अन्य जो जिस भी देश की करेंसी है उसको वो समकक्ष रखना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में अपनी करेंसी का प्रसार चाहते हैं। यही करेंसी वॉर है और इस तरह की प्रवृत्ति दिखती है। खुद चाइना ने अभी समय समय पर अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया और कि वो अर्थव्यवस्था में बना रह सके, बाजार में बना रह सके। इस तरह की हमें चर्चाएं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं।